Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about UNSC reforms, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic important international agencies. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि यूनाइटेड नेशंस के 75th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, और इस कॉन्टेक्स्ट पे दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसी दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया, और उस पर सरप्राइजिंगली जहाँ पे दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स कोविड-19 की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से स्ट्रांगली पिच किया है द आइडिया ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंडिया आज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच को फॉलो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया उन्होंने पिच किया है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहिए और उसमें इंडिया को एंट्री दी जानी चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट डे पावर स्ट्रक्चर, इट शुड रिप्रेजेंट द प्रेजेंट डे ग्लोबल सिनेरियो। तो इसके बारे में और समझते हैं ब्रीफली। आपको एक बात तो पता ही होगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो उनको वीटो पावर है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको 2 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इन 5 कंट्रीज़ के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। दे एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ हैविंग वीटो पावर एंड दे एंजॉय द परमानेंट सीट एट UNSC। तो एक तरह का ये डिस्क्रिमिनेटरी फीचर है। किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी में इक्वल स्टेटस टू एवरी कंट्री का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल UNSC के अंदर फॉलो नहीं होता है, और इसको हाल फिलहाल में बार बार चैलेंज किया जा रहा है, और इसी को चैलेंज किया है अपने स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी। तो देखते हैं आखिर कौन कौन से ग्राउंड्स पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये आइडिया पिच किया है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला आइडिया है दैट इंडिया वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जिसके अंत में ऑन 26 जून 1945 फाइनली जो UN चार्टर साइन हुआ था, जिसमें दुनिया के 50 कंट्रीज़ ने मिल करके UN चार्टर साइन किया था, और जिसके साथ ही यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ था, वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और उन 50 कंट्रीज़ में से जो UN के फाउंडर मेंबर्स कहे जाते हैं उनमें से एक कंट्री इंडिया भी था। तो इंडिया इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया सबसे पुराना मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। दूसरा, इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ये सारे आइडियाज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइडियाज़ प्रधानमंत्री मोदी ने पिच किया, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है और इसको एग्जाम में लिखना है। तो दूसरा, उन्होंने कहा कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, जबकि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वी आर 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली फॉलोड बाय और ओनली लैगिंग बाय चाइना। तो हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन वाइज, और इतनी सारी पॉपुलेशन वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए परमानेंट तरीके से एट UNSC। ये आर्गूमेंट भी रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, दैट ऑल्सो इज़ इनमेंस, इनॉर्मस, और इस कारण से इंडिया को UN के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इफ़ यू सी, इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। कई सारे सोल्जर्स मारे गए हैं वाइल सर्विंग, कई सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं वाइल सर्विंग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द UNSC शुड बी रिफॉर्म्ड एंड इट शुड गिव इंडिया इट्स ड्यू शेयर। इट शुड बी गिवन परमानेंट सीट एट UNSC। तो इस आर्टिकल के कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है वो भी समझते हैं। देखो,
यूनाइटेड नेशन को 1945 में बनाया गया था। तो अगर कभी भी यूएनएससी पर रिफॉर्म्स पे सवाल आ जाए तो किस तरीके से आपको कंक्लूड करना है वो देख लेते हैं। यूएन को 1945 में बनाया गया था। ऑफ कोर्स उस टाइम में ये पावरफुल कंट्रीज़ थे, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे हैव बीन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिंस द बिगनिंग। इंडिया को उस टाइम में परमानेंट सीट नहीं मिल पाई क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो उस टाइम में इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली, दैट वाज क्वाइट जस्टिफाइबल। लेकिन अब ग्लोबल सिनेरियो बदल चुका है। नाउ द ग्लोबल सिनेरियो हैज चेंज्ड एंड यूएनएससी शुड आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। अगर कोई दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसी है, उसको प्रेजेंट डे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, प्रेजेंट डे रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन यूएनएससी अभी भी आउटडेटेड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। यूएनएससी अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रही है। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द मॉडर्न डे वर्ल्ड. It should reflect the power structure of present time. India is a powerful and responsible country of modern time, और इस कारण से इंडिया को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए. UN ऑलवेज एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन. तो जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो हर एक कंट्री को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. खासकर वो कंट्री जिसकी इतनी सारी पॉपुलेशन है, कम से कम उस कंट्री को तो परमानेंट सीट मिलनी चाहिए. वो कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंडिया, उसको परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए यूएनएससी के अंदर. तो ये सारे आइडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिच किए हैं वाइल हिज एड्रेस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो एक बार उनके स्पीच का ब्रीफ आप भी सुन लीजिए. Not fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities. तो इस स्पीच से अगर हम कुछ क्रक्स निकाल सकते हैं तो वो ये है, द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टूडेज चैलेंजेस विथ आउटडेटेड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे वो यूएनएससी को आउटडेटेड स्ट्रक्चर बता रहे हैं. विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स एट the UN faces a crisis of confidence and we need a reformed multilateralism that reflects today's realities. तो ये स्टेटमेंट अगर आप एज इट इज़ याद कर पाएँ और कभी भी यूएनएससी रिफॉर्म्स पे सवाल आए, वहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को लिख पाएँ और वहाँ पे आप कोट भी कर दें कि दिस वाज कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वाइल हिज एड्रेस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी, तो आपको डेफिनेटली बेहतर मार्क्स मिलेंगे. तो इस स्टेटमेंट को आप याद करने की कोशिश करें. इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने आपको एक हिंट्स भी दे रखा है. विथ हेल्प ऑफ दिस हिंट्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. The next article is taken from international segment. It is about Nagorno-Karabakh region issue. This topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. सो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. आप देखिए, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ये है आर्मेनिया, ये है अजरबैजान. दीज कंट्रीज आर नोन एज कॉकेशियन कंट्रीज. कॉकेशियन, ये पूरा का पूरा रीजन ही कॉकेशियन रीजन कहा जाता है. द रीजन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी इज़ नोन एज कॉकेशियन रीजन. इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज आते हैं. जॉर्जिया भी आता है, आर्मेनिया भी आता है, अजरबैजान भी आता है, जबकि ये वेस्टर्न रशियन पार्ट भी इस कॉकेशियन रीजन का हिस्सा माना जाता है. सो ये कॉकेशियन रीजन के दो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान. और इन कंट्रीज़ के बीच में अक्सर हॉस्टिलिटी रहती है, कन्फ्लिक्ट रहता है. और ये करंट न्यूज़ भी इन्हीं दोनों कंट्रीज से रिलेटेड है. इन कंट्रीज़ के बीच में हॉस्टिलिटी के पीछे का कारण समझ लेते हैं, दुश्मनी के पीछे का कारण समझ लेते हैं. देखो, ये आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, मतलब यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, जबकि अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है. तो इस कारण से इन दोनों के बीच में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी होता है, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट भी होता है. और दूसरा जो मेजर कन्फ्लिक्ट का कारण है वो है ये रीजन, नगोर्नो काराबाख रीजन. ये नगोर्नो काराबाख रीजन के को लेकर के इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट रहता है. तो समझते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में समझते हैं. देखो, ये नगोर्नो काराबाख रीजन वैसे तो इंटरनेशनली
ये अजरबैजान का हिस्सा है, मतलब थ्योरेटिकली नाम के लिए ये अजरबैजान का हिस्सा है। पूरी दुनिया भर की कंट्रीज आइडेंटिफाई करती है कि नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस नगोर्नो काराबाख रीजन में जो रहने वाली पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 95% ऑफ देम बिलोंग्स टू आर्मेनियन एथनिसिटी। तो यह है अजरबैजान का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। उनका कल्चर, लैंग्वेज आर्मेनिया के लोगों से मिलता है। और प्रैक्टिकली भी, फिर से सुनो, थ्योरेटिकली नाम के लिए अजरबैजान का हिस्सा है, यहाँ के रहने वाले लोग आर्मेनिया एथनिसिटी के लोग हैं, और प्रैक्टिकली इस एरिया पे कंट्रोल भी आर्मेनिया का है। आर्मेनिया ने यहाँ पे फोर्सफुली कंट्रोल भी कर रखा है, और इस कारण से ये दोनों कंट्री आपस में इस टेरिटरी के लिए लड़ते रहते हैं। करंट न्यूज़ यही है कि इस एरिया में वापस से किसी एक साइड ने मिसाइल लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ लोगों की जान गई है। अभी तक पता नहीं चला है कि किसने भी ये वॉर स्टार्ट किया है, बट द न्यूज़ इज़ कि फिर से एक इंटेंस वॉर इस आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्टार्ट हो चुका है। देखो, इस इशू को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, इसको कुछ लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ये वैसे ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, इजराइल पैलेस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, वैसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी कन्फ्लिक्ट है। तो अब ज़रा समझते हैं कि इस वॉर का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर शुरू हुई है, इसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑफ कोर्स इट विल डीस्टेबलाइज द रीजन। ये पूरा का पूरा कॉकेशियन रीजन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, एंड स्पेशली इन द प्रेजेंट टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 और स्ट्रगल अगेंस्ट कोविड-19 विल वीकेन। तो ये पहला इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। दूसरा हो सकता है सिविल कैजुअलिटीज़। इस एरिया में रहने वाले कई सारे सिविलियन लोग हैं जो जिनको इस वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर अक्सर सिविल कैजुअलिटीज़ बहुत होती है इस नगोर्नो काराबाख रीजन में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है, और इम्पैक्ट है, वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर आप ध्यान से समझो तो ये जो अजरबैजान वाला एरिया है, ये कंट्री है, यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस बहुत प्रोड्यूस होता है, और ये ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप को, सेंट्रल एशिया को और यूरोप को। तो अजरबैजान यहाँ से अपने पास से, खासकर ये कैस्पियन सी के एरिया से बहुत सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और उसको फिर ये भेजता है, सेल करता है यूरोप को। तो यूरोप इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अजरबैजान फॉर इट्स सप्लाई ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये आर्मेनिया से होकर के गुजरती है टुवर्ड्स यूरोप, और अगर ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ये यूरोप के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई रुक जाएगी, एंड दिस विल लीड टू प्रॉब्लम, दिस विल लीड टू शॉर्टेज और scarcity of oil and natural gas in European market, and overall it may put or push the मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ग्लोबली, और यूरोपियन मार्केट के अंदर थोड़ी सी क्राइसिस भी आ सकती है, एनर्जी की क्राइसिस भी आ सकती है। तो ये सब इम्पैक्ट होगा दुनिया को इन जनरल बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। इंडिया को कैसे एक्ट करना चाहिए, हाउ इंडिया शुड रेस्पॉन्ड टू दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, उसको भी समझते हैं। तो देखो, ये जो कंट्री अजरबैजान है ये काफ़ी एक तरह का कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री है, और इस कारण से ये अक्सर पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है ऑन कश्मीर इशू अगेंस्ट इंडिया। तो इसी कारण से दुनिया के और ख़ासकर इंडिया के कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया को अपना पूरा सपोर्ट आर्मेनिया को दिखाना चाहिए इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर। अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता है कश्मीर मुद्दे पे, तो इंडिया को आर्मेनिया का सपोर्ट करना चाहिए इस मुद्दे पे। लेकिन इंडिया आर्मेनिया को पूरा सपोर्ट नहीं कर सकता। देयर आर सर्टेन चैलेंजेज ऑल्सो फॉर इंडिया इफ़ इट सपोर्ट्स आर्मेनिया, और वो चैलेंज है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो थ्रेटन हो सकता है, उसका प्रोग्रेस रुक सकता है। तो समझते हैं ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखो है क्या। आपको देखिए, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक तरह का सीरीज ऑफ शिपिंग लाइन, रेलवे लाइन, रोड लाइन है जो इंडिया बिल्ड कर रहा है टू कनेक्ट इटसेल्फ विथ रसिया एज वेल एज यूरोप। देखो, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये इसको स्टार्ट किया गया था 2000 में ही। उस टाइम में स्टार्टिंग में जो 3 कंट्रीज थे वो थे रसिया, इंडिया और ईरान,
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई सारे और भी कंट्रीज ऐड हुए हैं, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया। सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये देखो, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये इंडिया से चल रहा है, ये जा कर के ये शिपिंग लाइन के थ्रू, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये मुंबई पोर्ट को कनेक्ट करेगा बंदर अब्बास पोर्ट से, जो ईरान का एक पोर्ट है, और बंदर अब्बास पोर्ट से फिर वापस से ये ईरान से होते हुए फिर ये कैस्पियन सी होते हुए ये देखो अजरबैजान बाकू शहर से होते हुए फिर ये मूव करेगा अस्त्राखान को, दैट इज़ इन रसिया, फिर वहाँ से होते हुए मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बाद रोडवेज रेलवेज से होते हुए ये रसिया को कनेक्ट करेगा इंडिया को, और फिर इट विल कनेक्ट इंडिया टू द यूरोपियन मार्केट। तो इससे फ़ायदा इंडिया को बहुत सारा है। ये इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंस भी समझ लेते हैं। इतना पहले आप इस बात पे बस ध्यान दे लो कि इस प्रोजेक्ट में ये INSTC पोर्ट, ये इसमें अजरबैजान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ मूविंग थ्रू अजरबैजान। तो हम अजरबैजान के साथ अगर कुछ भी हॉस्टिलिटी करेंगे तो हमारा INSTC पोर्ट खतरे में पड़ सकता है। INSTC पोर्ट इंडिया के लिए, INSTC प्रोजेक्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझते हैं। देखो, रसिया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, लेकिन रसिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। अभी कैसा है, अगर हमें रसिया के साथ ट्रेड करना है तो हमें ये रेड सी होते हुए, फिर ये सुएज कनाल होते हुए, फिर ये मेडिटेरियन होते हुए, ऐसे नॉर्थ सी से जाते हुए हम यहाँ से रसिया के साथ ट्रेड करते हैं। यू सी, दिस इज़ सच अ लॉन्ग रूट। इसमें हमें पहुंचने में, रसिया के साथ ट्रेड करने में हमें 50 दिन का वक्त लग जाता है, जबकि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हमें बस 21 दिन का वक्त लगेगा टू हैव ट्रेड विथ रसिया। और रसिया हमारा सबसे लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, तो एक तरह से रसिया के साथ हमारा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कारण से INSTC प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर ओवरऑल कॉस्ट की भी बात करें तो कॉस्ट भी 40% तक कम हो जाएगा अगर हम INSTC प्रोजेक्ट का या रूट का इस्तेमाल करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूट। तो ये जो रूट है INSTC प्रोजेक्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज इंडियाज़ कनेक्टिविटी विथ रसिया और यूरोप इज़ कंसर्न्ड। तो हम इसको खतरे में नहीं डाल सकते और ये प्रोजेक्ट अजरबैजान से गुजर रहा है और ये कारण है कि इंडिया अपना पूरा सपोर्ट अजरबैजान को नहीं दे सकता। तो इस पे सवाल किस तरह का आ सकता है मेंस में, वो भी ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको। देयर माइट बी अ क्वेश्चन दैट रिसेंटली द नागोर्नो काराबाख रीजन डिस्प्यूट वाज इन न्यूज़। डू यू थिंक इंडिया शुड पुट इट्स सपोर्ट टू आर्मेनिया सिंस अजरबैजान हैज़ बीन हॉस्टाइल टू इंडिया ऑन कश्मीर इशू? क्वेश्चन मार्क। तो फिर आपको आंसर काफ़ी बैलेंस तरीके से लिखना होगा। आपको लिखना होगा कि सिंस अजरबैजान हैज़ बीन मेकिंग एन एक्सेस विद टर्की एंड पाकिस्तान टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, सो इंडिया शुड टेक अ प्रो आर्मेनिया स्टेप इन ऑर्डर टू रेगुलेट और कंट्रोल और बैलेंस अजरबैजान। दिस विल हेल्प इंडिया इन ब्रेकिंग द एक्सेस ऑफ अजरबैजान, टर्की एंड पाकिस्तान। ये सब आप लिखेंगे, लेकिन फिर लिखेंगे देयर आर सर्टेन चैलेंजेज एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज INSTC प्रोजेक्ट दैट मूव्स थ्रू अजरबैजान। अब फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे दैट इज़ वाई इंडिया शुड टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया शुड नॉट अननेसेसरीली मेक एनी कॉमेंट ऑन दिस अजरबैजान आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट and it should keep a strategic silence on this particular issue। हमें अभी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आर्मेनिया सही है या अजरबैजान सही है, क्योंकि दोनों साइड से हमारे इंटरेस्ट अलाइंड हैं, एसोसिएटेड हैं। और हम INSTC का बेनिफिट देख रहे थे। पहला तो बेनिफिट मैंने बताया कि ये रसिया के साथ हमारा कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर देगा। दूसरा बेनिफिट है INSTC पोर्ट की मदद से हम लोगों को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी सीधी मिल जाएगी बाई पासिंग पाकिस्तान। अभी कैसा है कि हमें सेंट्रल एशिया में अगर जाना होता है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अगर जाना होता है, कनेक्टिविटी के लिए हमें पाकिस्तान का सहारा लेना होता है, लेकिन इस INSTC की मदद से वी कैन बाईपास पाकिस्तान। और सेंट्रल एशिया एक एनर्जी रिच एरिया है, वहाँ पर काफ़ी सारा कोल मिलता है, यूरेनियम मिलता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिलता है, और इस कारण से इंडिया की कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है और सेंट्रल एशिया एक एनर्जी सरप्लस कंट्री है। दैट मेक्स देम कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर। और पाकिस्तान बीच में एक स्पॉइल स्पोर्ट का रोल प्ले करता है। पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं देता है, तो ये INSTC पोर्ट हमारे लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी देगा। उसके अलावा इसका स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस भी है। INSTC इज कंसिडर्ड
कंसिडर टू बी इंडियाज रेस्पॉन्स टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ चाइना। तो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिल्ड कर रहा है अराउंड इंडिया, तो उसके जवाब में हम लोग INSTC पोर्ट बना करके, प्रोजेक्ट बना करके इंडिया की कनेक्टिविटी पूरे यूरोप के साथ और रसिया के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। सो उसका स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस भी है और इस कारण से हम INSTC प्रोजेक्ट को खतरे में नहीं डाल सकते। एंड दैट इज़ वाई इंडिया शुड नॉट इंटरफियर इनटू दिस आर्मेनिया अजरबैजान इशू। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Destination Northeast 2020. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखते हैं ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है क्या। देखो, ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट एक एनुअल इवेंट है, हर साल ये इवेंट होता है और ये इवेंट कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डोनर। ये पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई है ताकि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये मिनिस्ट्री हर साल एक एनुअल फंक्शन कराती है जिसका नाम है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट। इस एनुअल फंक्शन का पर्पस ही है नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को पूरे इंडिया भर में प्रमोट करना, ताकि नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ, जो मेन लैंड इंडिया है उसके साथ स्ट्रॉन्ग बने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टूरिज़्म प्रमोट हो, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर ज़्यादा प्रमोट हो, नॉर्थ ईस्ट का हेरिटेज प्रमोट किया जाए ताकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ओवरऑल बिजनेसेस प्रमोट हो। ये सारा पर्पस है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का और ये हर साल मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी साल मनाया जा रहा है, हर साल ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इवेंट कंडक्ट कराया जाता है। पहले ये वाराणसी में कराया गया, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में कराया गया। पर्पस है कि दुनिया भर, इंडिया भर के लोगों को अलग अलग शहरों में पता चले कि नॉर्थ ईस्ट की कल्चर कितनी रिच है। और इस साल भी ये मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल ये डिजिटल मोड में मनाया जा रहा है। और इस साल का जो थीम है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का जो थीम है वो है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। और जैसा कि मैंने कहा कि इस साल कोविड-19 का इम्पैक्ट है, उस कारण से दिस ईयर दिस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इज़ बीइंग मोस्टली सेलिब्रेटेड इन डिजिटल मोड। और डिजिटल मोड में ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, कई सारे डिजिटल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जो ऑनलाइन हम देख सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स हैं और ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, ये सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम 27 to 30 सितंबर। 27 सितंबर को ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि कल यानी कि जो 27 सितंबर था वो पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे की तरह मनाया जाता है। तो इसी दिन हर साल हम लोग डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि इस साल ये डिजिटल मोड में मनाया जा रहा है, तो इस कारण से एक स्पेशल गाना भी लिखा गया है, थीम भी बनाया गया है इसके लिए, थीम सॉन्ग। एक है थीम, इस बात का ध्यान रखना, अगर वो सिर्फ थीम पूछे तो थीम है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे थीम सॉन्ग, तो थीम सॉन्ग है दिस इज़ द लैंड एंड इट्स पीपल। दिस थीम सॉन्ग इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय हैज़ बीन क्रिएटेड बाय शिलोंग बैंड समर सॉल्ट। और इस साल का जो ये लोगो भी, स्पेशल लोगो भी बनाया गया है फॉर दिस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। अब डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 या तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा या फिर हमसे उसके बारे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। अगर कभी कोई सवाल आ जाए, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम टू प्रमोट टूरिज्म इन असम, टूरिज्म पे सवाल आ सकता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पॉइंट इन सपोर्टिंग द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स टू प्रमोट टूरिज्म। कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे शिव सागर को डेवलप किया जा रहा है एज ऑन साइट म्यूजियम। बजट 2020 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था। शिव सागर को टैगलाइन दिया गया है सोलफुल शिव सागर। ऑल सच थिंग्स हैव बीन डन इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन असम। असम दर्शन स्कीम लाया गया है, टैगलाइन असम के लिए अडॉप्ट किया गया है। ये ऑसम असम फिल्म फेयर अवार्ड कराया गया है 2020 का असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन फिल्म फेयर अवार्ड वाज कंडक्टेड आउटसाइड मुंबई, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रास महोत्सव को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था असम सरकार ने। उसके अलावा अब डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को भी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि नॉर्थ ईस्ट का ओवरऑल टूरिज्म बढ़े, इंक्लूडिंग टूरिज्म इन असम। पहले आपको एक बात ही पता होगी कि प्रियंका चोपड़ा वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट टूरिज्म इन असम। तो हो सकता है कि आपसे पीटी में पूछ ले कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन असम। आंसर विल बी प्रियंका चोपड़ा। Today in our most probable PT topics for upcoming APSC prelims, we will cover topic number 55 to 57. Topic number 55 is about salary deduction of Assam MLAs and ministers. Due to COVID-19, the Assam cabinet cut down 30% salary of Assam MLAs and ministers. The reduced salary will be applicable for 1 year. Please attempt this question that is based on topic number 55.
Topic number 56 is about Lifeline 1 Uran. The Lifeline 1 Uran scheme was launched by Union Ministry of Civil Aviation to carry medical equipments and kits to northeastern region. Please attempt this question that is based on topic number 56. Topic number 57 is Chaira Bora. Chaira Bora is New Year festival of Manipuri community. Please attempt this question that is based on topic number 57. This is the answer of question number 52 to 54 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं. सेस के बारे में पहला सवाल था. इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ओवर टैक्स दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. इट इज़ द फंड दैट रिमेन्स इफ द फंड रिमेन्स अनयूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इन विच इट वॉज कलेक्टेड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर जनरल यूज. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. It remains in the same fund itself. So the correct answer will be option A. Second question था about Buddha. लुम्बिनी वॉज हिज बर्थ प्लेस. सो वन का होगा सी. बोध गया में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी. सेकंड विल बी मैच्ड विथ ए. कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण मिला था, मतलब डेथ हुई थी उनकी. एंड सारनाथ में ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.